हेलो एंड वेलकम टू मेगा ईडू हब। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम यानी भारत की नदी प्रणाली के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल हर एग्ज़ाम में नदी से बनने वाले एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम भारत की जितने भी प्रमुख नदियाँ हैं उन सभी को एक कर पढ़ेंगे, जिनसे कि एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंडियन रिवर सिस्टम को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला है हिमालयन रिवर सिस्टम यानी जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं, और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर यानी जो पठारों से निकलती हैं। तो हिमालयन रिवर सिस्टम को हम सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी को एक कर पढ़ेंगे, और पेनिनसुलर रिवर को हम दो भागों में करते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी पश्चिम में बहने वाली नदी और पूर्व में बहने वाली नदी। तो आप इस मैप को देखें। इस मैप में हरे कलर का जो एरिया है वो सिंधु नदी को इंडिकेट करता है, और ब्लू कलर का एरिया गंगा नदी को इंडिकेट करता है, और पीले कलर का एरिया ब्रह्मपुत्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले हम सिंधु नदी के बारे में जानेंगे, और उसके बाद गंगा नदी, और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से हम कुछ नदी से जुड़े पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको आगे वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोआब की। दोआब दो नदियों के बीच की ज़मीन को कहते हैं। अगर आपको फिगर में सिंध सागर दोआब दिख रहा होगा तो ये झेलम और सिंधु नदी की बीच की ज़मीन है। एसएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि दोआब किसे कहते हैं। तो दोआब दो नदियों के बीच की ज़मीन को कहते हैं, लैंड बिटवीन टू रिवर। दूसरा है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी को हम सहायक नदी या ऐसे झरने या नदी को बोलते हैं जो जाकर किसी मुख्य नदी या बड़ी नदी में मिल जाती है, जैसे कि यमुना नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी होती है। तो याद रखिएगा, सहायक नदियाँ कभी किसी सागर या महासागर में डायरेक्ट जाकर नहीं मिलती हैं, वो किसी बड़ी नदी में ही जाकर मिलती हैं। अगला है रिजर्वर, या इसे हम जलाशय भी बोलते हैं। तो जलाशय इंसानों द्वारा भी बनाया जाता है और नेचुरल तरीके से भी बन जाता है। जब हम डैम बनाते हैं तो डैम का पानी एक जगह पर आकर इकट्ठा होने लगता है। उस बड़े इलाके को हम रिजर्वर या जलाशय बोलते हैं। बाद में इसी जलाशय के पानी को हम सिंचाई या बिजली बनाने में यूज करते हैं। अब हम देखेंगे एस्चुरी किसे कहते हैं, जिसे हम ज्वारनदमुख भी कहते हैं। ये होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इस सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो एस्चुरी हम ऐसे क्षेत्रों को बोलते हैं जहाँ नदी का पानी समुद्र में मिलता है। एस्चुरी ऐसी नदियों के मुहाने पर बनता है जिस नदी की ढाल अधिक होती है, और अधिक ढलान होने के कारण मुहाने पर नदी की धारा या स्ट्रीम बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और ज़्यादा स्पीड होने के कारण ऐसी नदियाँ अपने मुहाने पर डिपोजिशन या अवसाद को जमा नहीं होने देती। अवसाद कहने का मतलब है कि नदी अपने साथ जो भी सॉलिड मटेरियल को साथ लेकर आती है वो उसके मुहाने पर जमा नहीं हो पाती। और जब ज्वार की स्थिति बनती है समुद्र में, तो समुद्र का पानी नदी में प्रवेश कर जाता है, कुछ दूर तक नदी का पानी खारा हो जाता है, और इसीलिए इसका नाम ज्वार नदमुख रखा गया है, जहाँ नदी के मुख में ज्वार का पानी प्रवेश करता है। नाम से आप मिला लें। डेल्टा की बात करें तो डेल्टा जिन नदियों के मुहाने पर बनता है उनकी ढलान बहुत धीमी होती है, या कहें तो समुद्र में मिलने से पहले नदी का मुहाना थोड़ा ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण नदी का पानी थोड़ा धीरे होकर बहता है, जिसके कारण नदी में मौजूद डिपोजिशन, सिल्ट या अवसाद नदी के तल में जमा होने लगते, जिसके कारण नदी कई शाखाओं में अलग हो जाती है। ऐसी नदियों के मुहाने को हम डेल्टा कहते हैं। आई होप आपको एस्चुरी और डेल्टा में फ़र्क समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम, या जिसे हम सिंधु नदी प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इंडस रिवर को सिंधु नदी भी कहा जाता है,
और सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश रेंज में मानसरोवर झील के पास से बुखारचू नाम के एक ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर का जब पानी पिघलता है तो वही नदी का रूप ले लेता है आगे चलकर। जब ये तिब्बत से निकलती है तो इसे सिंगी खाम्बन या लायंस माउथ के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी बेसिकली 3 देशों में बहती है। तिब्बत में, हालांकि तिब्बत को चाइना ने कब्जा कर रखा है, इसलिए चाइना में, भारत में और फिर पाकिस्तान में, और फिर जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है और इस नदी का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में बहता है और यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और नेशनल रिवर है। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी होती है, जिसमें कि सतलज सबसे लंबी और चिनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। लंबी कहने का अर्थ है कि वो बहुत दूर तक सिंधु नदी को फॉलो करती है और चिनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि चिनाब में अधिक मात्रा में पानी मिलता है जाकर आगे सिंधु नदी में। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी, या यूँ कहे तो भारत और पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की थी। इस ट्रीटी की मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी। ठीक है। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने 19 सितंबर 1960 को कराची में इसे साइन किया था। इस संधि के अनुसार भारत को सतलज, ब्यास और रावी और पाकिस्तान को सिंधु, चेनाब और झेलम का अधिकार दिया गया था। यानी ये 3 नदियाँ 3-3 नदियों को बांट दिया गया था और इन तीनों पानी के अधिकारों को इन देशों में बांट दिया गया। चूँकि पाकिस्तान के अधिकतर नदियाँ भारत से होकर गुजरती थी, इसलिए भारत को उनका उपयोग करने, सिंचाई और बिजली बनाने के लिए अनुमति दी गई। इस संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी के पानी का 20% उपयोग कर सकता था। आई होप आपको सिंधु जल समझौता अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियों को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सतलज नदी। तो फ्रेंड्स, सतलज नदी तिब्बत के राक्षसताल झील से निकलती है, या रक्षताल या राक्षसताल दोनों इस नाम से बोला जाता है। सतलज नदी तिब्बत से निकलकर और भारत से होकर पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी की सबसे लंबी नदी, सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी सतलज नदी ही है और इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, जिसमें कि 1050 किलोमीटर ये भारत में बहती है। तिब्बत से निकलकर सतलज नदी सबसे पहले भारत के हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से बहते हुए यह नदी पंजाब के नांगल में इंटर करती है। पंजाब में आने के बाद यह नदी रोपड़ ज़िले में शिवालिक पहाड़ियों से बीच होकर बहती है और रोपड़ में यह पहाड़ से मैदान में उतरती है और यहाँ से पंजाब के बीच से गुजरती है। पंजाब के हरीके में ब्यास नदी में यह सतलज जाकर मिल जाती है। सतलज नदी पर ही भारत के 2 इम्पोर्टेंट डैम को बनाया गया है, भाखड़ा डैम और नंगल डैम। दोनों अलग अलग डैम हैं। भाखड़ा डैम को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में सतलज नदी पर बनाया गया है और इसी बांध के पीछे एक बहुत बड़ा रिजर्वर या जलाशय को बनाया गया है, जिसका नाम है गोविंद सागर रिजर्वर। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है। भाखड़ा बांध का पानी न सिर्फ हिमाचल को मिलता है बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों को भी मिलता है। एसएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में जो कैनाल सिस्टम है उसमें किस नदी का पानी आता है, तो आंसर है सतलज। दूसरा है नांगल डैम, जिसे पंजाब के रूपनगर ज़िले में बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा नदी है व्यास रिवर। व्यास रिवर की बात करें तो व्यास रिवर हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के नज़दीक से व्यास कुंड से निकलती है और व्यास रिवर की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। रोहतांग पास से निकलने के बाद यह नदी कुल्लू घाटी से होते हुए कांगड़ा घाटी में आ जाती है
और कांगड़ा घाटी पार करने के बाद सीधे पंजाब में इंटर कर जाती है। कुल्लू वैली फेमस फॉर एप्पल। कुल्लू वैली सबसे ज़्यादा फेमस है अपने सेब के लिए। एसएससी में यह भी पूछा गया था कि कुल्लू घाटी किसके लिए फेमस है, तो कुल्लू घाटी सेब के लिए फेमस है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। पंजाब में हरिके के पास व्यास नदी जाकर सतलज में मिल जाती है। दोनों नदी पंजाब के हरिके में ही मिल जाती है। व्यास नदी में ही बहुत ही दुर्लभ इंडस डॉल्फिन पाई जाती है, जो आजकल बिल्कुल विलुप्त होने का कगार पर है। और व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम नाम का एक डैम बनाया गया है, जिसे व्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगला है रावी नदी। रावी नदी को संस्कृत में इरावती के नाम से भी जाना जाता है और स्थानीय लोग रावी नदी को रोती नदी भी कहते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, यानी रोहतांग पास से हिमाचल रावी नदी का उद्गम होता है। और रावी नदी का कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये जम्मू कश्मीर और इसके बाद पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब के माधोपुर में यह नदी पहाड़ों से मैदान में उतरती है। पंजाब के बाद रावी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान के झांग जिले में यह नदी चिनाब नदी में मिल जाती है जाकर। और रावी नदी पर ही रंजीत सागर नाम के डैम को बनाया गया है, जिसे पावर हाउस ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। अगला है चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के बर्फ पिघलने से होता है। बर्फ पिघलने के बाद दर्रे के दक्षिण में चंद्रताल नाम का एक झील बन जाता है और दर्रे के उत्तर दिशा में सूर्यताल नाम का एक झील है। चंद्रताल से चंद्रा नदी और सूर्यताल से भागा नदी दोनों निकलती है और दोनों हिमाचल प्रदेश के टांडी गांव के पास आकर मिल जाती है। यहाँ से इस नदी को चिनाब नाम मिलता है। चिनाब नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, यानी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में जाकर ये झेलम में मिल जाती है और चिनाब नदी पर ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है और लंबाई 1315 मीटर है। अगला है झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है और श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही बसा हुआ है। झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है और झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर की जल सीमा का निर्माण करती है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच वाटर बाउंड्री बनाती हुई जाती है। 170 किलोमीटर की वाटर बाउंड्री बनाती है, जल सीमा जिसे बोलते हैं। और आगे चलकर यह नदी पाकिस्तान के त्रिमू में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। झेलम नदी पर ही उरी डैम को बनाया गया है। उरी डैम आपने नाम सुना होगा, ये झेलम नदी पर ही बनाया गया है। आई होप आज इस वीडियो में आपको सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।